dear students, this is your RK sir. I welcome you all in my classroom in your new channel RK's Academic Zone. Today I'll teach you sociology. Sociology of standard 11th. So my dear students of standard 11th, you be careful. Your first lesson is coming out. And what is your first lesson? Your first lesson is sociology and society. समाजशास्त्र और समाज. इसके पहले भी मैंने एक इंट्रोडक्टरी क्लासेस में आप लोगों को बताया था कि समाज और समाजशास्त्र क्या है. आज थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर मेरा जो बुक्स लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊँगा, जो आपके पाठ्य विषय है, आपका पाठ्य किताबें हैं, बुक्स हैं एनसीईआरटी की, वो उस बुक्स को लेकर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा. लेकिन उस बुक्स में मैं सिर्फ जो देखा पढ़कर, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो स्टोरी टाइप कहा गया है हर जगह पर. तो मैं ये एडवाइस आप लोगों को देना चाहूँगा कि वो स्टोरी आप लोग समझने के लिए पढ़ेंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर आप लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, तो आपको उसका निचोड़ लिखना पड़ेगा. इसलिए सिर्फ एनसीईआरटी के बुक्स नहीं, उसके साथ साथ आप लोग कुछ एडिशनल बुक्स पे भी फोकस करेंगे, ताकि आप लोगों का अध्ययन गहन तरीके से हो, आप लोग डेप्थ में जाकर अध्ययन कर सकें. ठीक है, तो चलिए आज चलते हैं, बुक्स को लेकर आगे बढ़ते हैं और बुक्स के जो मूलभूत जितने भी पॉइंट्स हैं, मोटा मोटी जितना हम आज के क्लास में कवर कर पाएंगे उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, और जो बच जाएगा वो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे. तो चलिए हमारे साथ थोड़ा हम लोग क्लास में चलते हैं, अपना बुक्स को लेकर देखते हैं. चलिए. हाँ, तो आप लोगों जैसे मैंने बोला, मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं सोशियोलॉजी के स्टैंडर्ड 11th के, सब लोग आप लोग यहाँ ध्यान से देखें. आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेके आया हूँ वह है पहला अध्याय आप लोगों का, समाजशास्त्र एवं समाज. इसके पहले मैंने इसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था, जिसमें मैंने समाजशास्त्र और समाज के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र किया था. आज चलिए अगर इसके बारे में थोड़ा हम लोग अध्ययन करते हैं. जाहिर सी बात है, बुक्स के जितने पन्ने हैं, बुक्स के आपको एक चैप्टर के लिए काफ़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो हमने ऐसा सोचा है कि उसके अंदर से जितने भी आपका हेडिंग्स हैं, यानी जो पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को उठा के हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि आपका चैप्टर्स भी जो है एक तरह से डील हो जाए और ये पॉइंट्स भी डील हो जाए. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं समाजशास्त्र एवं समाज, इसका परिचय. पहला जो है हमारे लिए परिचय, कि भाई समाजशास्त्र एवं समाज, इस दोनों की जो है थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में ये कर ले कि इसकी आवश्यकता, इसकी ज़रूरत हमारे लिए क्यों पड़ा, क्या समाजशास्त्र है, क्या समाज है. देखिए, थोड़े बहुत जो शुरू के लाइन्स हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं. हम शुरुआत करते हैं कुछ सुझावों से जो प्रायः आप जैसे युवा विद्यार्थियों के सम्मुख रखे जाते हैं. एक सुझाव प्राय दिया जाता है कि मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता पाओगे. दूसरा सुझाव ये होता है कि यदि आप इस विषय अथवा विषयों के समूह की पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में अच्छी नौकरी मिलने की ज्यादा संभावना रहेगी. और तीसरा सुझाव इस प्रकार हो सकता है, किसी लड़के के लिए यह विषय ज्यादा उपयुक्त नहीं दिखता, अथवा एक लड़की के तौर पर क्या आपके विषयों का चुनाव व्यवहारिक है. चौथा सुझाव, आपके परिवार को आपकी नौकरी की शीघ्र आवश्यकता है, तो ऐसा व्यवसाय न चुनें जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता हो, अथवा आपके अपने पारिवारिक व्यवसाय में कार्य करना है, तो आप इस विषय को पढ़ने की इच्छा क्यों रखते हैं. आइए हम इन सुझावों पर गौर करें. क्या आप सोचते हैं कि पहला सुझाव बाकी तीन सुझावों का खंडन करता है? क्योंकि पहला सुझाव दर्शाता है कि यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप अच्छा कार्य करेंगे और अच्छी नौकरी पाएंगे. इसका दारोमदार स्वयं पर है. दूसरा सुझाव यह दर्शाता है कि आपके व्यक्तिगत प्रयास के अलावा नौकरी का एक बाजार है, और वो बाजार ये निश्चित करता है कि किस विषय की पढ़ाई करने से नौकरी के अवसर ज्यादा है या कम है. तीसरा और चौथा सुझाव इस विषय की ओर को और भी जटिल बना देता है. यहाँ केवल हमारे व्यक्तिगत प्रयास और नौकरी के बाजार ही नहीं, बल्कि लिंग, परिवार और सामाजिक परिवेश भी मायने रखते हैं. यद्यपि व्यक्तिगत प्रयासों का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वे परिणाम को निश्चित करें. जैसा कि हम देखते हैं, कुछ अन्य सामाजिक कारक भी हैं जो परिणाम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. हमने केवल नौकरी का बाजार, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एवं लिंग का जिक्र किया है. क्या आप अन्य कारकों के बारे में क्या आप अन्य कारकों के बारे में एक सेकंड. हाँ, सोच सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, ये कौन निश्चित करता है कि एक अच्छी नौकरी क्या है?
क्या एक अच्छी नौकरी के बारे में सभी समाजों की सोच एक जैसी है? क्या इसका पैमाना पैसा है अथवा सम्मान या सामाजिक मान्यता या व्यक्तिगत संतुष्टि जो एक नौकरी की हैसियत का निर्धारण करते हैं? क्या संस्कृति एवं सामाजिक मानक को भी इसमें कोई भूमिका होती है? देखिए, अब जो ये लाइन्स मैंने आपके लिए पढ़ा है अभी, तो ये आपको पढ़कर, आपको देखकर क्या लगा? ये लाइन्स आपको सुनकर क्या लगा? इतनी सारी बातें जो है, यानी एक छोटा-सा मुद्दा अगर हम उठाएँ, उसके कई उसके एंगल्स निकल कर आते हैं। जिसको हम बोलते हैं उसके अलग-अलग, अलग-अलग दिशाएँ निकल कर आती हैं और हमें उन सभी के बारे में अलग-अलग तरह से सोचना पड़ता है। क्या संस्कृति एवं सामाजिक मानक की भी इसमें कोई भूमिका होती है? इसका मतलब क्या है? ये जो भी चीज़ हम चयन करेंगे, जिस तरह का चीज़ को हम एक्सेप्ट करेंगे, क्या उसके पीछे हमारी कोई संस्कृति या कोई सामाजिक मानक निर्धारित होता है पहले से? प्रत्येक विद्यार्थी को तरक्की हेतु मेहनत से अध्ययन अवश्य करना चाहिए। लेकिन वो कितना अच्छा कर पाता है, ये सामाजिक कारकों के एक पूरे समुच्चय द्वारा निर्धारित होता है। इस छोटी सी बात पर गौर करें कि प्रत्येक विद्यार्थी को तरक्की हेतु मेहनत से अध्ययन आवश्यक है। देखिए, ये तो ठीक है। हर विद्यार्थी को चाहिए कि अगर तरक्की चाहिए तो मेहनत से उसके पीछे लगना पड़ेगा। लेकिन वो कितना अच्छा कर पाता है, ये सामाजिक कारकों के एक पूरे समुच्चय द्वारा निर्धारित होता है। लेकिन वो कितना अच्छा कर पाता है, ये सामाजिक कारकों के एक पूरे समुच्चय द्वारा निर्धारित होता है। ये सामाजिक कारक क्या है? देखिए, कई बार मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया है कि यही तो हमारी पृष्ठभूमि है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो एक रक्त मांस का लोथड़ा होता है और वो धीरे-धीरे एक क्या है, एक जैविकीय प्राणी से एक सामाजिक प्राणी में रूपांतरित होता है। तो जैविकीय प्राणी से जब वो सामाजिक प्राणी में रूपांतरित होता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग सामाजिकरण की प्रक्रिया करते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा वो परिवर्तित होता है, बदलता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि उसमें क्या ऐसे फैक्टर्स हैं? तो वो फैक्टर्स क्या है? सबसे पहला चीज़ है जहाँ हम जन्म लेते हैं, हमारा परिवार, उसकी पृष्ठभूमि। परिवार से बाहर निकलते हैं तो सामने पड़ोस है, फिर वहाँ से बाहर स्कूल है, कॉलेजेस हैं, तरह-तरह के आर्थिक संस्थान हैं, धार्मिक संस्थान हैं। इस तरह के जितने भी अगर रिक्रिएशन क्लब्स हैं, वो धार्मिक संस्थान हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ से हम कुछ न कुछ प्राप्त करते रहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मान्यताएँ हैं, उन मान्यताओं के आधार पर ही हम ये सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। तो जितनी भी जिस तरीके से आपकी जो परवरिश होगी, आपकी पृष्ठभूमि जिस तरीके से बनेगा, उसी तरीके से आपका वो उसके ऊपर आपको अपना सीख हासिल होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को तरक्की हेतु मेहनत से अध्ययन अवश्य करना चाहिए, लेकिन वो कितना अच्छा कर सकता है, कर पाता है, ये सामाजिक कारकों के एक पूरे समुच्चय द्वारा निर्धारित होता है। ये तो समझ में आ गया आपको? नौकरी के बाज़ार अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों से परिभाषित होता है। अब नौकरी जो अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों से परिभाषित होती है, हमारा जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है, किस तरह का चीज़ है, देश में भी इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, किस तरह की नौकरियाँ जो है अभी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो तो हम वो पूरे सिस्टम को देखकर समझते हैं। अर्थव्यवस्था की ज़रूरतें भी पुनः सरकार की आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों पर निर्भर करती है और अर्थव्यवस्था की ज़रूरत यानी आर्थिक जो कंडीशंस है, जो स्थिति है, उसमें चढ़ाव-उतार किस तरीके से होता है, सरकार की आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों पर निर्भर होती है। यानी आर्थिक और राजनीतिक नीतियाँ जो बनती हैं, उस नीतियों पर निर्भर होती है। किसी विद्यार्थी की नौकरी के अवसर इन विशिष्ट राजनीतिक आर्थिक आंकड़ों के साथ-साथ उसके परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि से भी प्रभावित होते हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि भी आ गया। अब ध्यान दीजिए, पहले क्या हो गया उसमें से अर्थव्यवस्था, राजनीतिक नीति, सामाजिक पृष्ठभूमि, हर सारा चीज़ जितने भी हम लोग देख रहे हैं, प्रत्येक चीज़ें जो है छोटे-छोटे फैक्टर्स हैं, जो यहाँ से हर एक काम के साथ वो जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ से हमें इस बात का प्रारंभिक ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार समाजशास्त्र मानव समाज का एक अंतःसंबंधित समग्र के रूप में अध्ययन करता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। यानी यहाँ पर ध्यान में रखना है कि किस प्रकार समाजशास्त्र मानव समाज का एक अंतःसंबंधित समग्र के रूप में अध्ययन करता है और किस तरह समाज और व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात आके जो हम लोग परिचय जानना चाह रहे हैं, समाजशास्त्र एवं समाज। समाज क्या है? समाज वही है जो जिसको हम लोग कहते हैं कि व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी इज द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। पारस्परिक अंतःक्रियाओं का एक जाल है समाज। समाज वही तो समाज है।
और उस समाज का जो अध्ययन करता है, जिस विषय के द्वारा हम समाज का अध्ययन करते हैं, उसी विषय को हम लोग समाज शास्त्र कहते हैं। ठीक है? तो अब देखिए इन सारी चीज़, अब आप लोगों के पास ये जो यहाँ पर लाइन बाय लाइन आप लोगों को आगे पढ़ना है, आप लोग खुद पढ़ने की कोशिश करें और ये छोटी-सी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम्पल्स के द्वारा आप लोग को बताया गया है कि एक जो कोई अगर आप अच्छा नौकरी लेना चाहते हैं, तो एक बच्चे के लिए क्या चाहिए कि उसके नौकरी के लिए उसको अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। किस तरह का नौकरी का वो चयन करे, चयन अगर करेगा तो देश की अभी इस फिलहाल हमारे आर्थिक पृष्ठभूमि किस तरह का है, इन सारी चीज़ों को ऊपर उसको अपना एक ये रखना पड़ता है कि व्यू देना पड़ता है, कि रिव्यू देना पड़ता है। उसके बाद जाके सोच कर फिर वो उस तरह का चयन करता है। यानी सारा सामाजिक पृष्ठभूमि के अंदर ये सारा चीज़ तय होता है। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोग जैसे-जैसे अपना रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि समाजशास्त्र एवं समाज, एक रफ आइडिया देखिएगा कि समाजशास्त्र और समाज क्या है? मतलब समाजशास्त्र और समाज में यानी समाज वो नेटवर्किंग एक व्यवस्था है और समाजशास्त्र क्या हो गया? जहाँ पर समाजशास्त्र में वही समाज के बारे में जो हम अध्ययन कर रहे हैं जिस विषय के द्वारा, वही समाजशास्त्र है। आ गया समझ में? तो इसके परिचय को आपको ध्यान में रखना है, वो परिचय किस तरह का है? परिचय मतलब आप समाजशास्त्र, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी? सोसाइटी, व्हाट इज सोसाइटी? समाजशास्त्र क्या है? समाज क्या है? तो समाज वो नेटवर्किंग है और उस नेटवर्किंग ये समाज जहां पर हम लोग रह रहे हैं उसका अध्ययन जो विषय करता है, जानकारी देता है, वो विषय क्या कहलाता है? वही विषय है समाजशास्त्र, वही विषय है सोशियोलॉजी। ठीक है? ये हो गया आपका परिचय, परिचय के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आगे जो देख रहे हैं वो क्या हो गया? समाजशास्त्री कल्पनाएं, व्यक्तिगत समस्याएं एवं जनहित के मुद्दे। ये समाजशास्त्री कल्पनाएं, व्यक्तिगत समस्याएं एवं जनहित के मुद्दे, इस हमने अपनी शुरुआत कुछ सुझावों के एक समुच्चय के साथ की थी जिसने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि व्यक्ति और समाज। देखिए यहां पर एक चीज आ रहा है कि व्यक्ति और समाज, यानी व्यक्ति और समाज, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ये मेन चीज को देखेंगे। मेन चीज जो है इसके ऊपर आपको अध्ययन करना है। व्यक्ति और समाज के जो एक पारस्परिक संपर्क होता है, संबंध होता है, वो संबंध क्या है? व्यक्ति के बिना समाज नहीं और समाज के बिना व्यक्ति नहीं। यहाँ देखिए क्रियाकलाप एक करके दिया हुआ है। क्रियाकलाप एक मतलब इसमें क्या है? मिल्स के जो उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़े तो अगले पृष्ठ पर दिए गए दृश्य और रिपोर्ट की जांच करें। क्या आपने ध्यान दिया कि एक गरीब और गृहहीन दंपति का दृश्य कैसा है? समाजशास्त्री कल्पना गृहहीनता को समझने और इसकी एक जनहित मुद्दे की तरह व्याख्या करने में सहायता करती है। ये एक छोटी-सी बात है। ये सब चीज़ें जो है एक पॉइंट्स है। मतलब समाज में आप रह रहे हैं तो समाज के हर वर्ग, हर जाति, कैसे लोग रह रहे हैं, किस तरह की उसकी आर्थिक स्थिति है, किस तरह की उसकी सामाजिक स्थिति है, तो समाजशास्त्र का ये सारा चीज़ जो है उसका अध्ययन विषय है। वो देखता है समाज खड़ा, समाज क्या है? इन सभी चीज़ों को लेकर तो समाज खड़ा है। बात को समझ में आई? तो समाज, यहाँ समाज एक समाजशास्त्री कल्पना हमें इतिहास और जीवन कथा को समझने में, समाज में इन दोनों के संबंध को समझने में सहायता करती है। यहाँ पर व्यक्ति और समाज एक समाजशास्त्री कल्पना हमें इतिहास और जीवन कथा को समझने एवं समाज में इन दोनों के संबंधों को समझने में सहायता करती है। यही इसका मुख्य कार्य है। इसका वायदा भी शायद सबसे अधिक परिणामदायक विभेद जिसके द्वारा समाजशास्त्री कल्पना कार्य करती है और करती है, वो व्यक्तिगत समस्याओं और सामाजिक संरचना के जनहित के मुद्दे के बीच है। व्यक्तिगत सम क्योंकि देखिए हमेशा गौर करेंगे एक बात पर, व्यक्ति और समाज, व्यक्ति नहीं है तो समाज नहीं बन पाएगा और समाज नहीं है तो व्यक्ति रहेगा कहाँ? यानी आपस की एक बात है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। हमारा व्यक्तिगत जितने भी मुद्दे हैं, हमारा जो व्यक्तिगत जो भी समस्याएं हैं, सामाजिक जितने भी मुद्दे हैं, सामाजिक जितनी भी समस्याएं हैं, हर एक चीजों का अध्ययन जो है वही हमारे समाजशास्त्रीय कल्पनाएं हैं, वही हमारे समाजशास्त्रीय विषय मतलब विषय है, विचारधाराएं हैं। व्यक्तिगत समस्याएं और जनहित के मुद्दे, जितने भी जनहित के जो मुद्दे होंगे, जन मतलब कैसे, अगर हम लोग बोलते हैं ह्यूमन वेलफेयर, वो एक मानव को एक सुरक्षित जीवन कैसे मिल सकता है? एक इंसान विकसित रूप से एक सामाजिक पशु कैसे बन सकता है? किस तरीके से वो एक शिक्षित हो सकता है? किस तरीके से वो अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है? किस तरीके से वो अपने परिवार को चलाने में सक्षम हो सकता है? हर एक विषय, हर एक मुद्दे, समाज में परिवर्तन कैसे आता है? समाज को हम नियंत्रण कैसे रख सकते हैं? समाज को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? यानी कंप्लीट एक पूरी चीजें जो है वो हमारे समाजशास्त्री कल्पनाएं हैं। आगे समझ में? तो ये चीजें जो है लाइन बाय लाइन देखिए, आप लोग हमेशा एक चीज पर मतलब गौर करेंगे
छोटे छोटे चीज जो है बहुत इलाबोरेट करके एक कहानी के तौर पे आप लोग को कहानी अपने क्वेश्चन आंसर्स में जब आप लिखेंगे, ये जो आप लिखने जाए एग्जाम्स देंगे, तो ये कहानी लिखने से आपको नहीं चलेगा। आपको इस विषय की एक जानकारी लेनी पड़ेगी, एक विषय के बारे में आपको ठोस अध्ययन रखना पड़ेगा। और जिसके लिए मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, अपने सुझाव पे रखा था बात को, कि आप लोग सिर्फ एक बुक नहीं, इस बुक के साथ कुछ ऑल्टरनेट बुक्स भी लेने की कोशिश करेंगे। हमारा पहले से ही एक लक्ष्य रहा है कि हम लोग इस तरीके से किसी भी विषय का अध्ययन करेंगे जिससे हमको कम से कम 75% एंड अबव हमको डिस्टिंक्शन का मार्क्स मिले। यह हमारा लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को तभी हम साकार कर पाएंगे जब हम पूर्ण रूप से एक नियोजित रूप से अध्ययन करेंगे। सिर्फ लाइन बाय लाइन रीडिंग लगा देने से ये पास हम लोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि चूंकि आज एक प्रचलित विधि है, हर जगह अगर हम कहीं भी देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से देख रहे हैं, जो भी क्लासेस हो रहे हैं वो बोर्ड में लाइन बाय लाइन डीलिंग्स कर रहे हैं। शायद हो सकता है स्टूडेंट्स की मांग हो, तो मैंने भी इसीलिए इसको रखा है। लेकिन मेरा हमेशा स्टूडेंट्स के प्रति एक सुझाव है कि लाइन बाय लाइन जो मुद्दे को मैं बता रहा हूं, अगर मैं पूरे अगर क्लासेस में पूरा बुक्स को ऐसे लाइन लाइन पढ़ता चलूं, तो शायद ये लाइन लाइन पढ़ते पढ़ते मेरा हर मतलब एक चैप्टर के लिए चार चार पांच पांच क्लासेस है यूं ही व्यर्थ हो जाएंगे। वहां पर मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो चीजें उसमें से, इसीलिए मैंने मेन मेन मुद्दों को उठाया, पॉइंट्स को उठाया, और पॉइंट्स के बारे में मैं चाह रहा हूं आपको डिस्कस कर दूं जितना भी पॉइंट्स हो सके, और आप लोग लाइन बाय लाइन हर एक चीज को पढ़िए। और उसमें से अगर आपको कहीं भी लग रहा है, इवन अगर कोई भी लाइंस आपको लग रही है कि ये लाइंस, ये पैरा हमको समझ में नहीं आई, तो उसको आप लोग हमारे इस पे कमेंट्स में लिखिए कि सर इसको एक्सप्लेन किए, कर दीजिए। तो मैं वो चीज को उठाकर अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। बात को समझ में आई आप लोगों को? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने है, समाजों में बहुलताएं एवं असमानताएं। असमानताएं और बहुलताएं, बहुलताएं मतलब भी बहुत भिन्नताएं हैं। एक समाज में कई किस्म के लोग रहते हैं। अब आप चाहे उसको जेंडर में देखिए, स्ट्रैटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, स्तरीकरण। स्तरीकरण, समाज में कई स्तर हैं। अगर देखेंगे एक बाल्य अवस्था, अवस्था के आधार पर अगर समाज को बांटे, तो एक समाज में आपको एक बच्चे मिलेंगे, एक जवान मिलेंगे, एक बूढ़े मिलेंगे, बुजुर्ग जिसको बोलते हैं। अगर समाज में आप तोड़ कर देखें बहुलताएं किस तरह का, तो हर भाषा के लोग हैं उसमें, हर तरह तरह के भाषा बोलने वाले लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर तरह की जाति हैं, उपजाति हैं, हर रंग के लोग हैं, वहां के हर धर्म को मानने वाले लोग हैं, मजहब के मानने वाले, यानी बहुत तरह की बहुलताएं हैं जो समाज में आपको मिलती हैं देखने को। लेकिन उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर वहां पर हम देखते हैं कि बहुत भीड़ है, बहुत सारा, उसमें असमानताएं भी है, समानताएं भी है, बहुत सारा है। अगर ग्रुप में हम देख रहे हैं किसी को, जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रह्म समाज, अगर समाज में हम लोग बोले आर्य समाज, किसी को बोले, तो अब आर्य समाजी जितने भी लोग हैं, तो एक समाज को, एक धारा को मानने वाले लोग हैं वहां पर। अगर हम बोले ब्रह्म समाजी, तो ब्रह्म समाज में जितने ब्रह्म समाजी, उसके धारा को मानने वाले, विचारधाराओं को मानने वाले, उतने सारे लोग वहां पर है। आई बात समझ में? तो जिस तरह के लोग हैं वहां पर उस एक कम्युनिटी में, एक मतलब संघ में बोलिए, समुदाय में बोलिए, उसी तरह के लोग हैं, उस कम्युनिटी में उसी तरह के लोग हैं। लेकिन तरह तरह के, इसीलिए तो कहा जाता है कि हाँ, विभिन्नताओं में भी एकता है। हर तरह के लोग हैं, हर जाति के मानव में, फिर भी हम लोग एक साथ मिले हुए हैं। तो ये बहुलताएं और असमानताएं जो भी है, ये भी हमारा समाजशास्त्र का, जो आज का विषय है, समाजशास्त्र एवं समाज, इसका एक मुद्दा है। आ गया समझ में? अब चलते हैं आगे का, जो हमारा विषय था वो हेडिंग था, वो था समाजशास्त्र का परिचय। समाजशास्त्र का जो परिचय है, इसके बारे में मैं आप लोगों से ये मतलब जिक्र करना चाहूंगा कि ये विषय जो है, समाजशास्त्र का जो परिचय, यानी समाज, थोड़ा से आप लोग मेरे साथ सोचने पर मतलब ध्यान दें। अगर मान लेते हैं इस समाज की आवश्यकता हमारे लिए क्यों पड़ी, व्यक्ति जिसको हम लोग उदाहरण देते हैं, हम लोग ऐसे एक बातचीत के दौर पे हम लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे, गोरिल्ला थे, कुछ ऐसे ऐसे बात करते हैं हम लोग। यूजुअली अगर उस तरह का हमारा रहा गया है, हम लोग एक समाजशास्त्र का एक और उसका एक ये मतलब फैकल्टी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मानव शास्त्र। अब मानव शास्त्र में इसका जिक्र किया गया है कि वहां उस तरह के कई इंसान मिले हैं, जैसे पिथेकांथ्रोपस इरेक्टस, जावा मानव, इस तरह के लोगों को मिला है जिसका मतलब सर का, खोपड़ी का बनावट कुछ और है, हाथ का, पैर का, जावा मानव, यानी वो जस्ट लाइक गोरिल्ला की तरह, एप मैन जिसको बोलते हैं, उस तरह का वो दिखा। और उसका जो हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं, जैसे जैसे कैसे क्रमिक विकास हुआ इंसान का, आप लोग इसके पहले भी कुछ ना कुछ पढ़े होंगे इसके तहत। तो वहां पर उस तरीके से इंसान का जो है धीरे 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 आहिस्ते आहिस्ते विकास हुआ। जब सबसे मानव को हम लोग सबसे उच्च कोटि का जानवर क्यों कहते हैं, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट वी पॉजेस ब्रेन, वी गॉट ब्रेन, हमारे पास क्या है, मस्तिष्क है, हमारे पास दिमाग है, सोचने की बुद्धि है, क्षमता है। हम हमेशा एक जिज्ञासु प्राणी शुरू से ही रहे हैं। क्यों, काहे, कैसे, कब, हर एक चीजों के ऊपर हमारा नजर होता है। अगर हमने देखा है कि दिन रात हो रहे, क्या सूरज है, क्या चांद है,
किस तरीके से? अगर हार्वेस्टिंग खेती बाड़ी शुरू हुई है, कहाँ से? पहिया की आविष्कार हुआ, कैसे? आग की आविष्कार हुआ, कैसे? तो ये कैसे, ये हमारा जो अंदर की जो चेतना रही है, हमको एक चीज हमारे अंदर हमेशा जानने की जो विधि रही है, सीखने की जो इच्छा रही है, वही हमें आगे 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 लेता गया, चलाता गया, बढ़ाता गया। इन क्वेस्ट ऑफ नॉलेज हम लोग आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। तो मानव शुरू से ही एक जिज्ञासु पशु रहा है। एरिस्टोटल का कहना था कि मानव एक पशु है, मनुष्य एक सामाजिक पशु है। ध्यान से देखिए, सामाजिक पशु है। क्यों? क्योंकि पशु है, अगर एनिमल हम लोग बोलते हैं तो हमारे पास वही इंस्टिंक्ट है जो जानवर के पास भी है। बट वाई हम अलग क्यों है? बिकॉज वी आर सोशल, हम सामाजिक हैं। और हम सामाजिक, जैसे मैंने पहले भी बोला कि मानव जब एक जन्म लेता है, एक बच्चा जन्म लेता है, वो क्या होता है? एक जैविकीय पशु होता है, एक जैविकीय प्राणी होता है। और एक जैविकीय प्राणी को एक सामाजिक प्राणी में बदलने का काम कौन करता है? वो प्रक्रिया जिसको हम लोग समाजीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। हम समाज में रहकर सीखते हैं, और परिवार हमारे लिए प्राथमिक पाठशाला होती है। अगर परिवार में हम जिस तरह के लोगों को देखते हैं, वहां पर अगर हम देखते हैं कि किस तरह का व्यवहार चलता है, किस तरह, अगर हम संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो संयुक्त प्रणाली को हम लोग ढंग से सीख लेते हैं। अगर हम लोग एकाकी परिवार में जन्म लेते तो एकाकी जो विचारधारा है, तो वहां ऐसे पाया जाता है, मनोभाव जो है, विचारधारा जो अलग अलग देखने को मिलती है। तो इंसान आस्ते आस्ते आगे बढ़ते बढ़ते जब हमारे जरूरत हुई हमको, तब ये हमारे लिए क्या है? समाजशास्त्र जब हम जाने, प्लेटो, एरिस्टोटल, कितने ऐसे, मनुस्मृति, इसकी मतलब अगर दर्शन व्यवस्था में देखे, झांक कर देखे, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर एक विषय की संपूर्ण जानकारी लेनी है तो सिर्फ आपको एक एनसीईआरटी के बुक्स उठाकर पढ़ने से आपको नहीं प्राप्त होगी। आपको उसके सराउंडिंग्स जो है, बुक्स को कवर करना पड़ेगा। आप लोग लाइब्रेरी से कलेक्ट करें या अदर हेल्पिंग बुक्स लें, उसको आप पढ़ें। और ज्यादातर आजकल विद्यार्थी क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जाते हैं बाजार में और जाके अपना एक की नोट्स का बुक्स ले लेते हैं, उसको क्वेश्चंस उतारते हैं, याद करते हैं और लिख देते हैं, जिससे उसके अपने विषय के ऊपर कोई जानकारी नहीं होती है। तो समाजशास्त्र का परिचय, मतलब समाजशास्त्र हमारे लिए जरूरत क्यों बना? हम समाज शास्त्र, समाज और शास्त्र, सोशियस और लोगस, जो हम आगे भी चर्चा करेंगे इसकी, सोशियस और लोग, और इसके फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको कहा जाता है? सर ऑगस्ट कॉम्ट। 1838 और 1839 के बीच में, ये सब आपका पॉइंट्स है यहाँ पर, कि समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, जैसे जैसे हमारे बौद्धिक ज्ञानों में विकास, यानी हमारा ब्रेन डेवलप होता गया, ब्रेन जैसे जैसे आहिस्ते आहिस्ते डेवलप होता गया, हम लोग आगे की ओर बढ़ते गए। समाजशास्त्र एक परिचय में हम लोग को ये देखना है कि क्यों, कैसे आए परिचय, हम लोग आस्ते आस्ते ये विषय हमारे लिए पास आए, मतलब हम इस विषय को देखने लगे, सोचने लगे, जब हमारा ज्ञान, बौद्धिक क्षमता जिसको बोलते हैं, बौद्धिक स्तर जब उच्च कोटि का हो गया, तब हमारे पास आया कि भाई ये जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज आखिर है क्या, उसके ऊपर हम एक जानकारी लें, हासिल करें। तो तरह-तरह के जो समाजशास्त्री थे, समाज वैज्ञानिक जो तरह-तरह की अपनी विचारधाराएँ सामने रखी। लेकिन ये विषय एक विषय ऑफिशियली जिसको बोले विषय के रूप में जब हमारे सामने आया, तो वो उस विषय को लाने वाले सबसे पहला व्यक्ति थे सर ऑगस्ट कॉम्ट, जिन्होंने 1838 से लेकर 1839 के बीच की बात है। वहां पर इस विषय, ये विषय हमारे लिए एक नवीन विषय है। इसीलिए तो बता रहे हैं कि बौद्धिक ज्ञान, समाजशास्त्र और जो सामान्य बौद्धिक ज्ञान, हमारे ये बौद्धिक स्तर जैसे जैसे बढ़ा, हाँ, वहां पर इन चीजों के लिए हमारी जानकारी आई। और देखिएगा सारा पॉइंट्स में आप लोग गौर करेंगे। उसके बाद जो पॉइंट्स है, बौद्धिक विचार जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका क्या है, तो बौद्धिक विचार की भूमिका क्या है, मैं एक ही तरह से आप लोग को एक निचोड़ दे रहा हूं। समाजशास्त्र का परिचय, समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक विचार, जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका क्या है, और भौतिकी मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। यानी हम यूरोप में समाजशास्त्र के आरंभ और विकास को क्यों पढ़ना चाहते हैं? सबसे पहले यूरोप में ही तो इसकी मतलब ये उठी थी। वहां पर ये जो चीज आया समाज में, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोपियन कल्चर, आज हम लोग क्या बोलते हैं? यूरोपियन कल्चर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर बैठ के हम लोग उसका नकल उतारते हैं, वो कल्चर को फॉलो करते हैं। तो वहां पर ये जन चेतना जिसको बोला जाए, जन चेतना, जन जागरूकता, जहां पर इस विषय को लेकर जब हलचल मचती, किसी चीज के लिए क्या होता है, जब प्रथा का, नया परंपरा का निर्माण होता है, तब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पहले से अगर देखें, छोटी सी बात मैं उठा के बता रहा हूँ, सती प्रथा चलती थी। लेकिन जब कभी तो जनता के द्वारा ये आवाज आया कि ये प्रथा खराब है, इसको कहीं से कहीं कोई ऐसे जागरूक व्यक्ति सामने आए जो इसके खिलाफ आंदोलन किया। और जैसे ही आंदोलन करना शुरू किया, जनमत तैयार हुआ, यानी पब्लिक ओपिनियन बना उसके लिए कि हाँ, ये जो हमारी रीति है, कुरीति है, इसको समाज से हटाया जाए। तो इस तरीके से कोई भी चीजों का, समाज में कोई भी चीज जब आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, कार्ल मार्क्स ने इसका जिक्र किया था, वाद विवाद और फिर संवाद।
यानी वाद विवाद और संवाद का मतलब क्या होता है? कोई भी डायलॉग्स पनपता है जिसके लिए कोई हमारा बौद्धिक, एक इंसान का बौद्धिक स्तर जैसे बढ़ा, यानी मैंने शुरू से ही इसका जिक्र किया था, क्यों, काहे, कैसे, कब, ये इंसानी दिमाग है। जब ये बात उठी किसी चीज के लिए, हमने सवाल किया, भाई दिन क्यों हो रहा है, रात क्यों हो रही है, तो हमने उसके पीछे सोचना शुरू कर दिया, भाई ये फल कैसे उग रहा है। जब हमने सोचना शुरू किया तो उसके पीछे बात, हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था, इंसान उसी जगह ठहरते थे जहां उसको पानी का मतलब एक जगह होता है जहां उसको पानी मिल जाए, तो वो खोद के देखता था, वो घूमता था, जब उसको कोई चीज उसको बसा, धीरे धीरे कस्बा, गांव, शहर जैसे हम लोग बोल रहे लग आगे चलने लगे, जब चलने लगे तो उसको ऐसा लगा कि कुछ ऐसे चीज बनाते हैं जो लुढ़क कर चले, तो वहां पर एक पहिया लगाना शुरू किया उसके साथ। तो देखिए, अब वो गोलाकार हो, पहले एकाएक ही एकदम शार्प इस तरह का गोल चीज बन गया नहीं, आप वहां चले जाए और देखें कैसे कैसे इस चीज का विकास हुआ है, तो हर एक चीज के पीछे आपको लगेगा कि धीरे 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 कैसे ये चीज आए। जंगल की आग हमने सुना है, जंगल में जब आग पकड़ता था, तो आग पकड़ा, हमने हाथ अगर डाला होगा, लोगों को जलते हुए देखा होगा, जानवर जलते हुए देखा होगा, और शायद ये माना जाता है जब हाथ जला, लहरा, तो लगा अरे बाप रे, इससे हमारा हाथ जल सकता है। या कोई चीज को हमने पकते हुए, जलते हुए देखे, सूखते हुए देखे, तो हमको लगा अच्छे इसमें पकाया जा सकता है खाना। तो उस तरीके से वो चीज पनपा हमारे सामने। आग जब हमने सोचा कि ये लगा कैसे, ये जो रगड़ कर क्लिंट एक दूसरे के साथ रब करके लग गया, जंगल की आग क्यों की, वो रगड़ा कर लगता है। तो जब हम लोग उसको रगड़ कर, विधि दिमाग में आया, हम किसी चीज को लेकर रगड़ने लगे, एक पत्थर से दूसरे पत्थर, दूसरे पत्थर, और रगड़ते रगड़ते कोई चिंगारी उसमें से आया और वो से उससे आग पकड़ ले, तो हमने समझा इसको। आज भी देखिए, अगर माचिस जलाते हैं हम लोग, कैसे जलाते हैं। तो ये चीज कंसेप्ट, हमारा दिमाग, बौद्धिक स्तर जैसे जैसे हमारा दिमाग बढ़ा, सोचने की क्षमता बढ़ी, तो हम बहुत कुछ सोचने लगे। और वही, और इसकी शुरुआत सबसे ज्यादा जो जन जागरण जिसको बोला जाए, यूरोपियन कंट्रीज से ये चीज आई, इस तरीके से बना। और भारत में एक अगला जो पॉइंट है, भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। तो भारत में समाजशास्त्र का विकास, जैसे मैंने बोला कि यहां पर इसकी जरूरत जैसे आया सामने सामने हमारे लिए, तो हम भारतीय समाज व्यवस्था अगर देखा जाए, देखिए इसके लिए मैं एक बात कर दूं आपसे सबसे पहले, हमारा भारतीय समाज गांव का, किसानों का देश है हम लोग मानते हैं, गांव का देश है हम लोग मानते हैं, हमारे यहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली चलता था, हम लोग ऐसा मानते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर भी, यानी हम लोग पहले ही इकट्ठे रहते थे, हम लोग एक साथ रहते थे, हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता अलग अलग तरह के लोग बसते हैं इस पे, लेकिन वी आर ट्रेडिशनल, हम लोग वही संस्कृति, वही सभ्यता का पालन कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज भी किया करते थे, उसको मानकर आज भी भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में हम लोग पांव छूकर प्रणाम करते हैं, बड़े का आदर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी परंपरा चली आ रही है, इसको हम लोग मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ये गीता, कुरान जो हम लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ हम लोग इस पढ़ते हैं, हमारे पास ऋग्वेद, हमारे पास तरह तरह के वेदों की जो व्याख्या है, ये हमारी ही संस्कृति है, हमारी धरोहर है। तो यहाँ पर उपनिवेशवाद, देखिए भारत में समाजशास्त्र का विकास जो महत्वपूर्ण चीज है, अंत में मैं इस चीज के बारे में थोड़ा सा खुलासा करूं। उपनिवेशवाद आधुनिक पूंजीवाद एवं औद्योगिकरण का आवश्यक हिस्सा था। इसलिए पश्चिमी समाजशास्त्रियों का पूंजीवाद एवं आधुनिक समाज के अन्य पक्षों पर लिखित दस्तावेज भारत में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों को समझने के लिए सर्वथा प्रासंगिक है। फिर भी जब हम शहरीकरण के संदर्भ में देखते हैं, उपनिवेशवाद में यह तथ्य नीत है कि आवश्यक नहीं है कि औद्योगिकरण का असर भारत में भी उतना था जितना पश्चिम में। औद्योगिकरण, नगरीकरण जो हम लोग बोलते हैं, पाश्चात्यकरण में, पाश्चात्य देशों में बहुत पहले आ गया था, भारत में धीरे धीरे आई। कार्ल मार्क्स की ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को लेकर की गई टिप्पणियों से असमानता उजागर होती है। ये कार्ल मार्क्स, देखिए कार्ल मार्क्स, मैंने पहले भी बोला, मार्क्स, कार्ल मार्क्स का ही जो कहना था, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ, जो द कैपिटल उनकी किताब थी, जहां पर उन्होंने, जिसको कहा जाए पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग, ये जो आंदोलन छिड़ा जहां पर, और उन्होंने कार्ल मार्क्स को, हाफ ऑफ द वर्ल्ड, आधी दुनिया उनको भगवान के नाम से पूजा करते हैं और आधी दुनिया उनको शैतान के नाम से पूजते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मतलब बोली था, उन्होंने जो आवाज उठाया वो सर्वहारा वर्ग के लिए, और उन्होंने सर्वहारा वर्ग के लिए ये कहा कि तुम्हारे पास सिवाय अपने जंजीरों के और कुछ नहीं है खोने के लिए, लेकिन पाने के लिए समस्त दुनिया है। तुम अगर एक हो जाते हो तो समस्त दुनिया को तुम अपने मुट्ठी में ले सकते हो। तो बहुत बड़ी बात,
और यही जो है एक जन जागरण है, तो एक परिवर्तन जो है और उसका जो छिटपुट ये प्रभाव हमारे भारतीय समाज में भी देखने को मिली। और सामाजिक व्यवस्था में धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम लोग आगे मैंने पहले भी इसका ज़िक्र किया, आहिस्ते-आहिस्ते हमारा समाज व्यवस्था जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो हमारा उस पाश्चात्यकरण से हमारा जो ओरिजिनल फॉर्म था समाज का, जैसे मैंने पहले बोला हमारा गाँव का देश है, हम मुख्य व्यवसाय हमारा कृषि का था, हम लोग खेती-बाड़ी करते थे। मगर जैसे-जैसे यहाँ भी औद्योगीकरण, नगरीकरण ये सारी चीज़ें आने लगी, तो हम गाँव से निकलकर शहर शहर की तरफ मूव किए, हम लोग वहाँ बढ़े। और औद्योगीकरण, नगरीकरण जब हम गाँव में जहाँ पर जाति पर ज़्यादा प्रभाव जाति प्रभावकारी था ज़्यादा, वहाँ हम लोग या ऐसा कहा जाता है कि एक जाति, उच्च जाति, निम्न जाति, यानी या जो एक जाति एक बंद वर्ग है, वहाँ कोई एक जाति के लोग दूसरे जाति में शादी नहीं कर सकते, ऐसा मानना था। लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ से निकलकर समाज एक अलग बनाया, शहरीकरण बना, वहाँ पर तरह-तरह के मज़हब के लोग मिले, तरह-तरह के जाति के लोग मिले। एक साथ हम लोग खाना खाने लगे, काम करने लगे कंपनियों में, बाहर-बाहर। तो भाषा का आदान-प्रदान हुआ, संस्कृति का आदान-प्रदान हुआ, खान-पान का आदान-प्रदान हुआ, दोस्ती बढ़ी और एक साथ वहीं पर ये चीज़ टूटा आहिस्ते-आहिस्ते, धीरे-धीरे। तो इसलिए कहा जाता है इस तरीके से धीरे-धीरे समाजशास्त्र का विकास जो है, यहाँ पर हमारे लिए मौजूदा हालात में आए और हमारे भारतीय समाजशास्त्रियों ने भी फिर उसको उसी रूप में समाजशास्त्र को जो एक हमारे लिए मूलभूत रूप से एक नवीन विज्ञान है, नए विज्ञान है, उसको हमारे लिए पेश किया और हम इसको आज अध्ययन विषय के रूप में इसे पढ़ते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखेंगे यहाँ पर, फिर आगे चलेंगे कि ये जो समाजशास्त्र का विकास जो है, इसका समाजशास्त्र क्या है? जैसे मैंने पहले इसके खत्म करने के पहले ये थोड़ा-सा आपको ज़िक्र कर दूँ, समाजशास्त्र क्या है? तो समाजशास्त्र एक पूरा लाइन में आप लोग इसको पंच करें कि समाज मैंने कुछ जो इसका डेफिनिशंस वगैरह जो भी चीज़ें होंगी, वो मैं पीडीएफ फाइल में दे दूँगा, कुछ ये चीज़ें जो आपको अब मिल जाएगा, अपना ग्रुप से आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा आप लोग याद रखेंगे, सोशियोलॉजी, द टर्म सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, अंग्रेजी में सोशियोलॉजी, ये शब्द जो है लैटिन और ग्रीक भाषा सोशियस और लोगस से बना है। सोशियस और लोगस, जिसका अर्थ होता है समाज और उसका शास्त्र या विज्ञान। तो समाज का विज्ञान ही समाजशास्त्र है और सर अगस्त कॉन्ट ने 1838 से 1839 के बीच में इस नए विज्ञान को हमारे लिए ऑफिशियली सामने रखा, जिसको हम लोग अपना पाठ्य विषय बनाया और आहिस्ते-आहिस्ते धीरे-धीरे ये भारत में भी हमारे लिए प्रचलित विषय बन गया है। तो यहाँ पर ये विषय जो है समाजशास्त्र के लिए अगर उचित परिभाषा के रूप में हम लोग बात करें, तो सर अगस्टकम्प का ही एक डेफिनेशंस था, जहाँ पर उन्होंने ये ज़िक्र किया था कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस। समाजशास्त्र जो है समाज का ही एक क्रमबद्ध रूप से क्रमिक विकास को दर्शाता है। कैसे-कैसे हम लोग वहाँ से आगे बढ़े हैं, ये समाजशास्त्र इसकी व्याख्या करता है। ठीक है? तो यहाँ हो गया समाजशास्त्र के बारे में और समाजशास्त्र अगर विषय क्षेत्र में जब हम लोग ज़िक्र करेंगे, उसके साथ-साथ हमको ये भी देखना है कि समाजशास्त्र के साथ अन्य सामाजिक विज्ञानों का क्या संबंध है, सह-संबंधों को, यानी राजनीति शास्त्र के साथ उसका क्या संबंध है, अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है, सामाजिक मानव शास्त्र के साथ क्या संबंध है, इतिहास के साथ क्या संबंध है। इन समस्त विषयों के साथ थोड़ा-थोड़ा ये आउटलाइन्स देंगे। इसमें आपको अब फिलहाल इंटर में आपको प्लस 2 में इनके बारे में क्वेश्चन्स आते हैं, जो आप पढ़ेंगे, इसका ज़िक्र मैं आहिस्ते-आहिस्ते करूँगा। इसलिए एक विषय इतना जल्दी खत्म नहीं हो सकता है। फिलहाल जो मैंने ज़िक्र किया, इसको आप लोग एक बार पढ़ेंगे, इस विषय को यहाँ तक जहाँ तक मैंने बोला, यानी भारत में समाजशास्त्र का विकास, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। आगे फिर मैं जब इस आगे चलूँगा, समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र और अन्य, मैंने आपको बता दिया समाजशास्त्र क्या है, इसके बारे में यहाँ तक आप लोग अच्छे से गहन अध्ययन कर लेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में फिर आऊँगा इसमें, जहाँ पर मैं ये डिस्कस करूँगा समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका क्या संबंध है। ठीक है? तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर क्लासेस से। मुझे जैसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जितना भी हम लोग पॉइंट्स निकाला उसमें से और उस पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया, तो हम लोग वहाँ पर रीच कर गए कि समाजशास्त्र क्या है और भारत में समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ और कब इसकी जो है ऑफिशियली ये विषय हमारे सामने आया, इस विषय का क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग देखें। अब आहिस्ते-आहिस्ते हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे, वहाँ पर हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र, इसके विषय क्षेत्र और समाजशास्त्र के साथ अन्य सामाजिक विज्ञानों का सह संबंध। यानी जैसे अन्य सामाजिक विज्ञान का मतलब राजनीति शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, मानव शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, इन सभी के साथ अर्थशास्त्र हो गया, इन सभी के साथ समाजशास्त्र का संबंध क्या है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो पढ़ चुके, जो पढ़ लिए हैं, उसको फिर से एक बार रीडिंग डालेंगे
और अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, मैं यही चाहूँगा कि हमारे सभी बच्चे जो है 75% एंड मोर देन 75% जो है अचीव करें, डिस्टिंक्शन से ऊपर जाए। ठीक है, ये हमारा लक्ष्य है। और मैं शुरू दिन से ही आप लोगों के साथ ये कहते आ रहा हूँ कि ये जो क्लासेस जो हमने उठाया है इसका बेड़ा, इसका लक्ष्य यही है कि स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स, जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, कहीं डिमोरलाइज नहीं रहे और वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ये उन्हें बताना है। और ये मेरा भी लक्ष्य है और ये आपका भी लक्ष्य होना चाहिए। चलिए, इसी उम्मीद के साथ आज का ये क्लास मैं यहीं ओवर करता हूँ, और इस उम्मीद से कि आप लोग सही तरीके से अध्ययन करेंगे, हेल्थ का ख्याल करेंगे। फिर मैं मिलूंगा आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।